नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से कक्षा षष्ठम की एक कविता लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक से ली गई है और ये आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो बच्चों, इस कविता का नाम है सोने जैसे दिन हैं इसके। कहानियाँ मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, लेकिन कहानियाँ कुछ हद तक आपको समझ में खुद से भी आ जाते हैं। और कविताएं जो होती हैं, जो शब्द लिखे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका अर्थ वही शब्द है। वो शब्द किसी और चीज़ से रिलेट करके भी बताया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने प्रत्यक्ष में आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो चीज़ असल में बता किसी और चीज़ के बारे में रहा है। जैसे हो सकता है कि बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कि जब तक एक समूह में एकता ना हो तब तक कार्य पूरा नहीं हो सकता, कार्य कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं उदाहरण देने के लिए शरीर के सारे अंगों का। तो शरीर के सारे अंग जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं या अलग अलग काम नहीं करते हैं, एक साथ में मिलकर काम करते हैं। उसके उदाहरण से लेखक हमें या कवि हमें ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर के सारे अंग मिलकर साथ में काम करते हैं, वैसे ही एक समूह अगर मिलकर साथ में काम करता है तभी वो आगे बढ़ सकता है, या कोई भी व्यक्ति अकेला सारा काम नहीं कर सकता। जैसे कि बच्चों, आपको याद होगा कि कवि खड़ा हिमालय बता रहा है कविता में किस प्रकार से एक हिमालय पहाड़ के जरिए, जो कि निर्जीव है, उसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं वैसे व्यक्ति के बारे में जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपने लगन से, मेहनत से अपना नाम ऊंचा करता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कविताओं में शब्दों से ज़्यादा भाव की प्रधानता होती है, उनका महत्व होता है। खैर, ये तो हुई बात सारी कविताओं की, लेकिन अभी हम लोग इस कविता की बात करते हैं। इस कविता में हम अपने देश के बारे में बात करेंगे, यानी भारत के बारे में बात करेंगे। सोने जैसे दिन हैं इसके। इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य, मतलब सांस्कृतिक रूप से इसकी क्या क्या विशिष्टताएं हैं, क्या क्या खासियत हैं, वो बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात रे। कवि बता रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, जो भारत है वो इतना महान है कि उसकी बड़ाई करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसके बारे में कुछ बात बताने के लिए मेरे जैसा छोटा व्यक्ति असक्षम है। उसको बताने के लिए गहरे से गहरे शब्द और भावनात्मक बातें भी बहुत कम है। इसलिए कवि अपने मुंह को छोटा मुंह कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश की महानता के आगे स्वयं को बहुत छोटा समझते हैं और अपने शब्दों को बहुत कम समझते हैं अपने देश की महानता का बखान करने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि मेरा मुंह बहुत छोटा है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, और मैं इतने छोटे मुंह से, इतने असक्षम व्यक्तित्व से अपने भारत की तारीफ कैसे कर सकता हूँ, जिसके सोने जैसे चमकदार, उम्मीद से भरे हुए सुंदर दिन होते हैं और चांदी जैसी शीतलता प्रदान करने वाली ठंडी प्यारी रातें होती हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका और नदियों की माला है, पद वंदन करता श्रद्धा से नील सिंधु मत वाला है। कह रहे हैं कवि कि हिमालय जो उजले बर्फ से ढका हुआ है वो इसका मुकुट जैसा है, इस भारत देश के मुकुट के समान है। बच्चों, भारत की जो मैप है यानी मानचित्र, उसमें आप देखते होंगे ऊपर की दिशा जो है वो भारत के सर के समान लगता है और नीचे की दिशा उसके पैर के समान लगता है, ये उसके हाथ के जैसे मालूम होता है। तो इसलिए इस जगह पर जो हिमालय है, उस हिमालय को लेखक ने इस सर के ऊपर सजने वाला ताज से तुलना किया है। वो बता रहे हैं कि भारत के सर पर ताज के रूप में उजला, सुंदर, चमकदार हिमालय विद्यमान है। उजला हिमालय इसलिए क्योंकि उस पर बर्फ जमा हुआ है और
भारत में नदियों की माला है, मतलब इतनी सारी नदियां हैं कि एक खत्म होती है दूसरी जुड़ती है, दूसरे से तीसरी जुड़ती है। इतनी सारी नदियां हैं इस धरती पर, इस भारत भूमि में। इसकी पद वंदन करता है, यानी इसके पैरों की पूजा करता है श्रद्धा से नीला सिंधु मतवाला। क्योंकि भारत के मानचित्र के निचले हिस्से को पैर बताया गया है और यहाँ से बहता है समुद्र, तो ये समुद्र जो है वो नीला सिंधु है, यानी कि नीला समुद्र है। सिंधु का मतलब होता है समुद्र। नीला सिंधु मतवाले रूप से, यानी कि मस्ती में बहता हुआ रहता है और ऐसा लगता है जैसे भारत के पैर की वंदना कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, भारत के पैर के पास है। तो बच्चों, प्रकृति का ये देखिए कितना सुंदर कमाल है कि हिमालय है वो भारत का मुकुट बन चुका है, क्योंकि वो ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है, और समुद्र जो है वो पैरों की वंदना कर रहा है, पैरों की पूजा कर रहा है, उसके पैर के पास स्थित है, क्योंकि वो नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे। भारत की अनुपम सुंदरता ने, अनुपम मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके, जो सबसे बेहतर हो, उसके तुलना करने लायक कोई हो ही नहीं, तो उसकी सुंदरता ने सारे जग को, सारे संसार को मात दिया है, यानी हरा दिया है। मात देना मतलब हराना। एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग, पर सभी प्रेम से मिले यहाँ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है लोगों के विषय में। पहले पैराग्राफ में भारत की प्रकृति छटा के बारे में बताया गया, उसके मानचित्र के बारे में बताया गया। दूसरी पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। जैसे कि एक बगीचा होता है और बगीचा में अलग अलग किस्म के फूल लगे होते हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, सब एक जाति के तो नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह हमारा देश जो है एक बगीचा जैसा है, एक बाग के जैसा है, जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं, यानी अलग अलग जाति धर्म के लोग बसते हैं, जिनका रूप अलग है, रंग अलग है, जातियां अलग है, रहना सहना, संस्कृति सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पात्रे। भारत नाम का जो बगीचा है, बगीचा को ही उपवन भी कहते हैं, तो भारत जो बगीचा है उसके पत्ते पतझड़ के मौसम में भी मुस्कुराते रहते हैं। पतझड़ का मौसम मतलब जिस मौसम में पेड़ के सारे पुराने पत्ते गिर जाते हैं, तो वो पतझड़ माना जाता है, जो प्रकृति का बुरा दौर मानते हैं, जिसमें पेड़ सूना हो जाता है। तो पतझड़ से यहाँ पे बुरी परिस्थितियों की बात की गई है। कवि बताना चाहते हैं कि जब बुरी परिस्थितियां भी आती हैं भारत में, तो भी भारत के लोग दुखी नहीं होते हैं। भारत के लोग यानी कि भारत के पत्ते जो हैं वो उस बुरी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर उस बुरी परिस्थिति से लड़ने की ताकत है, क्योंकि सब में एकता है। अब अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कवि कि रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति का गाना, नहीं किसी का हृदय दुखाते खाते मेहनत का खाना। बता रहे हैं कवि कि ये जो धरती है, यहाँ पर बाहर के लोगों का भी उतना ही स्वागत किया जाता है जितना घर के लोगों का। यानी इस देश के लोगों को जितना हम लोग मान देते हैं, प्रेम देते हैं, वैसे ही अगर बाहर से भी कोई आता है तो हम उसको अपमानित करके भगाते नहीं है, बल्कि अपने यहाँ शरण देते हैं। रंग बिरंगे पक्षी, बाहर के पक्षी, दूसरे देशों के पक्षी भी यहाँ आते हैं और जागृति का गाना गाते हैं। जागृति मतलब नई प्रभात आने का, नई तरक्की लाने का गाना गाते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे पक्षी से कवि दो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि शब्द कुछ भी हो लेकिन अर्थ कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ रंग बिरंगे पक्षी के द्वारा कवि ये भी बताना चाहते हैं कि जब बहुत मौसम बदलता है, जब बहुत सर्दी होती है, तो ठंडे प्रदेश के पक्षी इस देश में आ जाते हैं और यहाँ पर वो उस समय तक रहते हैं जब तक कि मौसम उनके अनुकूल ना हो जाए उनके देश में, और फिर वो उड़ के चले जाते हैं। तो पक्षियों को भी
यानी कि जो बेजुबान है उनको भी हमारा देश आश्रय देता है। उसके अलावा जो दूसरे देशों से लोग भी यहाँ पे आते हैं, कभी काम करने के लिए आते हैं या कभी शरण लेने के लिए आते हैं, कभी किसी बुरी परिस्थिति में यहाँ पे आते हैं, तो उन सब को भी भारत बड़ी खुशी से अपनाता है। तो यहाँ पक्षी प्रवासी लोगों के बारे में भी बोला जा सकता है, ठीक है। और वो सब यहाँ आकर आगे बढ़ने का, तरक्की का गाना सुनाते हैं और किसी का हृदय नहीं दुखाते। मतलब हम सब जो हैं, हमारे भारत के लोग जो हैं, भारतीय लोग जो हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, उसका मन रखते हैं। जो बाहर के लोग भी आते हैं उनको भी अपना लेते हैं, उनको दुखी नहीं करते, उनको भगाते नहीं। और मेहनत का खाना खाते हैं, किसी के दूसरे के हिस्से का छीन कर खाना हम पसंद नहीं करते। हम मेहनत करते हैं और जितना मिलता है, कम मिले तो भी, ज़्यादा मिले तो भी, हम लोग उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को प्यार बांटने की कोशिश करते हैं। नीले नभ से होती है नित अमृत की बरसात रे। भारत का जो नीला नभ है, आकाश है, उस आकाश से हमेशा अमृत की बरसात होती है। वर्षा रूपी जो बारिश होती है ना, पानी जो गिरता है वो खेतों में, नदियों में जाता है, जिससे कि अनाज पैदा होता है, जिससे कि पीने का पानी मिलता है। तो वो जीवन के लिए अमृत होता है। इसलिए कहा गया है कि नीले नभ से यहाँ पर हमेशा अमृत की बरसात होती है, जिससे लोगों का पोषण होता है। सच्चाई का यह आराधक शांति प्रेम ही नारा है, हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है। और अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में भारत की संस्कृति, उसके संस्कार, उसके प्रेम के भावना के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कहा गया है कि हमारा देश जो है, हमारे देश के लोग जो है, वो सच्चाई की आराधना करते हैं। आराधक मतलब आराधना करने वाला, पूजा करने वाला। तो जो लोग हैं यहाँ के, वो सच्चाई को मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और शांति और प्रेम इस देश के लोगों का नारा है। वो बेमतलब किसी से उलझते नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, युद्ध ना करने की तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि बर्दाश्त किया जा सके। हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि युद्ध को टाला जाए, शांति से और प्रेम से ही काम चल जाए। इसी देश से हिंसा का, यानी कि वायलेंस का जो नाग है, वायलेंस को नाग से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है, उपमा दिया गया है। क्योंकि नाग बहुत जहरीला होता है ना, उसी तरह वायलेंस भी जहरीला होता है, हिंसा भी तकलीफदेह होता है, जहरीला होता है, बुरा करता है लोगों का। तो इसलिए उसको काले नाग के द्वारा दिखाया गया है, बताया गया है कि हिंसा के काले फन वाला जो नाग है, जो कि हर देश में है, उस नाग को हमारा देश भारत जो है हरा देता है। वो हिंसा नहीं करता है, किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करता है अपनी सीमा बढ़ाने के लिए। इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे। हमारे देश के माथे पर लिखा हुआ है कि वो सबको खुशियों की सौगात बांटेंगे, यानी तोहफा देंगे, उपहार देंगे, सबको खुशियां ही देंगे, तकलीफ किसी को नहीं पहुंचाएंगे। इस कविता में जो जीवन मूल्य है वो है कि हमें हमारा जो देश है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी संस्कृति का, उसकी सभ्यताओं को मानना चाहिए। हमारा देश सारे जहां से अच्छा है, सारी दुनिया से अच्छा है। बच्चों, आपको कविता समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कवि जो हैं प्रकाश मनु, उनके बारे में यहाँ दिया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। उसके अलावा बताया गया है कि उनकी कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी कविताएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं और उनको कौन कौन से सम्मान भी प्राप्त हुए थे, कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, इसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा क्योंकि आपके अपने पास अच्छा खासा शब्दकोश होना ही चाहिए। अब यहाँ आते हैं प्रश्नोत्तर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, जो मौखिक प्रश्न हैं उनके उत्तर मैंने बस एक एक वर्ड में लिखे हैं, लेकिन आप एक वर्ड में नहीं इसका आंसर देंगे, पूरी लाइन में देंगे। सोने जैसे किसके दिन है, तो मैंने सिर्फ भारत के लिखे हैं। आपको लिखना है सोने जैसे दिन भारत के हैं या भारत के दिन सोने जैसे हैं, ऐसे आपको उत्तर पूरा करना है। रंग बिरंगे पक्षी क्या गान करते हैं, तो रंग बिरंगे पक्षी जागृति का गान करते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये जो डॉट डॉट है उसका मतलब है कि इस वाक्य को पूरा करें आप।
तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका उत्तर मैंने पूरा लिख ही दिया है क्योंकि मुझे लगा कि ये आपको खुद से लिखने में परेशानी हो सकती है। अगला प्रश्न जो है वो भी बिल्कुल एक लाइन में ही लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो उसमें भी मैंने आपको क्या किया है कि कीवर्ड बता दिया है और आपको उस वाक्य को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, ठीक है। आधे वाक्य में कोई उत्तर आप नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट दिया हुआ है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा नंबर, काले फन वाला कौन है? तो काले फन वाला हिंसा का नाग है। अब आगे बढ़ें तो बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के भी उत्तर मैंने पूरे लिख दिए हैं, क्योंकि कविताओं के जो उत्तर होते हैं ना वो एक्सप्लेन करके दिए जाते हैं, सिर्फ लाइंस नहीं लिखे जाते। और मैं लाइन अगर अंडरलाइन कर देती और आपको दिखा देती तो आप सिर्फ लाइन कॉपी कर देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आप खुद से इसका उत्तर लिख पाएं अगर समझ जाए तो कि कैसे लिखना है। और ये रहा चौथा प्रश्न का उत्तर। ये जो लाइन खींची हुई है बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ तक है इस प्रश्न का उत्तर और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ तक है। उसके आगे यहाँ पूरा उत्तर लिखा हुआ है। कविता की पंक्तियां तो आप खुद से भी पूरी कर सकते हैं, फिर भी मैंने उत्तर कर दिया है। व्याकरण और भाषा कौशल में आते हैं। अब यहाँ पर जो है काल के बारे में बताया गया है। आपने क्रिया को पढ़ा ही होगा और मैंने भी आपके लिए क्रिया का वीडियो बनाया हुआ है, काल का वीडियो बनाया है, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान काल में किस रूप में होना चाहिए, भूतकाल में किस रूप में एक ही क्रिया को लिखेंगे और भविष्यत काल में कैसे बदलेगा। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो कि बीत चुका है और भविष्यत काल जो कि आने वाला समय है, तो उसमें क्रियाएं कैसे अपना रूप बदलती हैं। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द। दो मैंने लिख दिए हैं, और भी हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे है समझिए और लिखिए। मतलब कि आपको इन अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है उत्तर, वैसे ही सारे उत्तर लिखने हैं। तो आराधना करने वाला अगर आराधक कहलाता है तो रक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? तो उसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अपने देश के संदर्भ में इन बातों को स्पष्ट करना है आपको कि क्या इसका मतलब है, अनेकता में एकता का क्या मतलब है, भाईचारा किसको कहते हैं, सद्भाव किसको कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो मैंने उसका उत्तर लिख दिया। बच्चों यहाँ पे भावना लिखा हुआ है तो इसको समझ लीजिएगा। एकमात्र प्रश्न रह गया है कि ये जो नदियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उन नदियों से जुड़े हुए कौन कौन से शहर हैं, मतलब कि किस नदी के बगल में तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे उत्तर उसका भी लिख दिया है। आशा है कि आपको कविता भी समझ में आ गई होगी और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी तरह के संशय, किसी तरह का संदेह हो तो आप बेशक और बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।